नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पिछले साल का पेपर देखेंगे ताकि मैं एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है वो समझ में आ जाए कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन है जो कि पूछ जाते हैं। देखिए जो हमारा पेपर है फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय 2017, इस पेपर पर अंत तक बने रहना है और इस 35 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न है जो कि आंसर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। संयुक्त वर्ण दे रखा है और पूछा है एत्र किन वर्णों से मेल से बनाए। संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र और ज्ञ। अब की बार त्र का पूछा है तो अक्ष का भी पूछ सकते हैं और ज्ञ का भी पूछ सकते हैं। तब आपको आंसर देना है। एक बार सभी ऑप्शन जरूर देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में र अधूरा दे रखा है, फिर सेकंड ऑप्शन में त और र आधे अक्षर दे रखे हैं, और फिर थर्ड ऑप्शन में त आधा दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन में सभी जो वर्ण है पूरे दे रखे हैं। तो डायरेक्टली हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, जो कि हमारा राइट आंसर है। संयुक्त वर्ण त्र, त धन र धन अ। उसके बाद देखते हैं अक्ष का। तो अक्ष है जो कि क धन स से मिलकर बना है। उसके बाद है त्र, त धन र। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर ये वाला त्र वाला दोनों ही सेम है, क्योंकि र आधा है लेकिन अ जुड़ेगा तो र पूरा हो जाता है। ये भी हमारा सही है। उसके बाद गिय तो ज धन हण, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण स्थल की दृष्टि से कंठोष्ठीय वर्ण। इसकी मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूं, तो पहले आप इसको वर्ण देखना और आंसर देना। ई दे रखा है, फिर ए दे रखा है, ऐ दे रखा है और ओ दे रखा है। तो उच्चारण स्थल की दृष्टि से कंठोष्ठीय वर्ण बताइए प्यारे साथियों। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं। ओ है जो कि हमारा कंठोष्ठीय वर्ण है। अब हम सारणी में देखते हैं एक बार इस सारणी, जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 प्रश्न आपके एग्जाम्स में जरूर आने वाले हैं इस सारणी से संबंधित। हमारा जो प्रश्न पूछा गया था पेपर में कंठोष्ठीय का, तो इसमें देखिए 2 होते हैं, ओ और औ। इसमें औ है जो कि पूछा है, तो सभी आप एक बार याद जरूर करना इस सारणी को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब आपको अर्थ मालूम होना चाहिए तद्भव का। एक प्रश्न बनता है तत्सम का, एक प्रश्न बनता है तद्भव का। तद्भव का मतलब होता है हिंदी भाषा का शब्द। तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, वह कौन सा है। बस तुरंत पहचान करनी है। आग, स्वामी, सभी और रात्रि। तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है आग। आग हमारा हिंदी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा उससे बनी है भाववाचक संज्ञा, पहचान करिए। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 4th ग्रेड हाईकोर्ट एग्जाम संबंधी हर जानकारी बताने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मित्रता। मित्र शब्द है जो कि जातिवाचक है, लेकिन मित्रता शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा से निर्मित हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, अपना तैयारी का लेवल भी समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कवि, हिमालय, मनुष्य, पुस्तक। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, हिमालय। हिमालय हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर हमारा देश शब्द होता, मान लीजिए एक शब्द है भारत। अब आपको बताना है कि भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, भारत। तो देखिए भारत में जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। अगर देश शब्द होता तो उसमें जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। इसी प्रकार हिमालय, तो हिमालय एक नाम है, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक है। अगर पर्वत शब्द होता तो पर्वत में जो हमारी संज्ञा होती वो होती जातिवाचक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है।
आपको 20 प्रश्न का टारगेट है जो कि पूरा करना है, तब तक क्लास को स्किप नहीं करना है। जब तक 20 प्रश्न के आंसर नहीं देते तो आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम, यहाँ पे हमको आपको देखना है। अब आपको आंसर बताना है, अनिशिवासक, निशिवासक, निजवासक या फिर संबंधवासक। देखिए आप सब जुड़ चुका है, तो इसमें जो हमारा सर्वनाम होगा वो होगा निजवासक, निजी विद्यालय यानी अपना विद्यालय, जैसे ऑप्शन नंबर 3 निजवासक। ये जो सारणी हमने बता दी है, तो इस सारणी को आपको वैसे याद रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारणी आपकी हिंदी हर एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, दरवाजे पर कोई खड़ा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। अब आपको इसमें कौन सा शब्द देखना है, कोई देखना है। तुरंत समझ लीजिए, हमें रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निशिवाचक है या फिर अनिशिवाचक सर्वनाम। तो कोई जो हमारा सर्वनाम है वो है अनिशिवाचक सर्वनाम, नाम से पता चल रहा है कोई। तो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यह व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति कर सकता है वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित पद, इसमें रेखांकित पद कौन सा है, यह है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह में इसे रेखांकित किया गया है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर निजवाचक विशेषण। अगर हम बात करें आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी में, तो आपके जो सिलेक्शन का आधार बनेगा वो हिंदी भाषा बनेगी, क्योंकि आपके हिंदी के 50 प्रश्न पूछ जाएंगे इस एग्जाम में। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों का, उसके 25 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। और अंत में अंग्रेजी भाषाएं जिसके 10 प्रश्न हैं जो कि पूछ जाएंगे। अगर आपके हिंदी और जीके मजबूत है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि इसका छोटा सिलेबस है, मात्र हिंदी और जीके ही पूछी जाएंगी। तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, सार्वनामिक विशेषण यह राष्ट्र की उन्नति कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विशेषण की उत्तमावस्था दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। उत्तमावस्था, ये प्रश्न, बाकी तो सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल थे, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। विशेषण की उत्तमावस्था दर्शाने वाला विकल्प, तो वो है हमारा विद्वतम। हमारा सिलेक्शन का आधार बनता है, यही प्रश्न है। अगला प्रश्न, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। सु उपसर्ग रहित शब्द, सुंदर, स्वागत, सुकृत, सुरभि। दिखता बहुत सिंपल है लेकिन प्रश्न गलत हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो। सु उपसर्ग रहित शब्द, तो वो है हमारा सुंदर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा है। कभी कभी वर्तनी की दृष्टि से पूछते हैं संन्यास शब्द को, तो अब पूछा है कि संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा है। सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 सम है। इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो है सम। अगला प्रश्न है जो कि प्रत्यय का है, तो 2 प्रश्न प्रत्यय के आ चुके हैं, 2 प्रश्न उपसर्ग के आ चुके हैं। निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तद्धित प्रत्यय, अगर हिंदी में बात करें तो सबसे जो हमारा थोड़ा हार्ड टॉपिक है वो है प्रत्यय का है, क्योंकि प्रत्यय इतना आसानी से याद नहीं होते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द, भवन, पाठक, दायक या फिर पांडव, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। कृत प्रत्यय से बना शब्द, कौशल, लाघव, वैदिक या फिर गायक। कृत प्रत्यय, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 गायक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्लास को स्किप नहीं करना है बल्कि अंत तक जुड़े रहना है और पेपर का पैटर्न है जो कि जरूर समझना है। देव्यागम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। देव्यागम, देव्यागम, इसमें जो हमारे यण संधि का उदाहरण है वो कौन सा है। देव्यागम, देवी अगम दे रखा है, यहाँ पे देवी धन आगम दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में देव धन आगम दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में देव धन अगम दे रखा है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, देवी धन आगम।
यण संधि बनती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। जगदीश, ये प्रश्न आपके शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया है। जगदीश का सेम टू सेम है और विसर्ग संधि का उदाहरण है जो कि पूछा था। और इसमें जो हमारी संधि बन रही है वो बन रही है व्यंजन संधि। बताइए जगदीश का। तो जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा राइट आंसर है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा। इसमें केवल परिभाषा पूछी है द्वंद्व समास की। 31, घनश्याम, काला पानी, यशोधन। द्वंद्व समास, तो जो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 है 31, जिसमें दोनों पद प्रधान। क्वेश्चन नंबर 17, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह समास कौन सा है। यह भी परिभाषा है हमारी। जिस समास में पहला पद प्रधान वह समास कौन सा है। अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो देखिए बहुब्रीहि में हमने चुना है अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, लेकिन जो हमारा पहला पद प्रधान होता है वो होता है अविभाव समास। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि हमारा राइट आंसर है। वो समास जिसमें जो हमारा पहला पद होता है या तो उपसर्ग होता है या तो अवयव होता है या फिर पहला पद है जो कि प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये ऐसा प्रश्न है जो कि हर बार पूछा जाता है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। देखिए राजा जब ब्राह्मण को धन देंगे या फिर देगा तो कभी वापस नहीं लेगा, क्योंकि जो धन दान दिया जा रहा है वो ब्राह्मण को दिया जा रहा है। तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में कारक कौन सा है। इसमें जो आपको विभक्ति है जो कि ध्यान रखनी है, अपादान, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। अब थोड़ा सा आपको टेबल दिखा देते हैं। ये जो आपको टेबल है याद रखनी है। अगर आपको 2 प्रश्न सही करने हैं तो कर्ता ने, कर्म को, करण से और के द्वारा, ये जो आपको विभक्तियां हैं जो कि याद रखनी है। उसके बाद है संप्रदान, के लिए और को, अपादान से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद है संबंध, तो का, की, के, रा और री। उसके बाद अधिकरण है जिसमें मैं और पर है, और संबोधन है हे, अरे और अजी। ये जो विभक्तियां आपको याद रखनी है ताकि आपका प्रश्न कभी गलत ना हो। तो इसमें देखिए राजा ने ब्राह्मण को, हमारी जो इसमें विभक्तियां लगी हैं वो को लगी हैं, तो कौन सा कारक है, संप्रदान। ये आप देख सकते हैं संप्रदान के लिए और को, और यहाँ पे बिल्कुल को लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य में से अपादान कारक युक्त शब्द कौन सा है। अब पूछा है कि अपादान कारक युक्त वाक्य, अपादान, तुरंत आपको विभक्ति देखना है। पहले ऑप्शन देखते हैं, वह मेरे लिए पुस्तक लाया, बाग के चारों तरफ सड़क है, बालक कुर्सी से गिर गया, उसने फावड़े से जमीन खोदी। अब देखिए निम्नलिखित में से अपादान, तो बालक कुर्सी से गिर गया से हमारी विभक्ति लगी। अब हम देखते हैं अपादान कारक का उदाहरण। यहाँ पे देख सकते हैं अपादान से और अलग होने की स्थिति में, जब बालक कुर्सी से गिरा तो जरूर अलग हुआ होगा कुर्सी से। तो देखिए इसमें जो हमारा कारक हुआ वो हुआ अपादान। ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर है, 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर, अपादान कारक युक्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बुद्धि शब्द के पर्यायवाची हैं। बुद्धि के पर्यायवाची पूछे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे संसला, संसला दे रखा है, यहाँ पे सपला है, और यहाँ पे दामिनी है, और यहाँ पे दी और मनीषा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बुद्धि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दी और मनीषा। इसमें देखिए संसला, इसमें सपला और इसमें दामिनी, ये जो हमारे पर्याय शब्द हैं वो विद्युत के हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि सभी बुद्धि के पर्याय शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 21, विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। हर प्रश्न दो दो पूछे। अगली बार आपके सिलेबस ज्यादा है हिंदी का, तो हर प्रश्न तीन तीन पूछेंगे हिंदी में। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द दिनेश, उमेश, सुरेश और रमेश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, रमेश। एक हमारा विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बाकी दिनेश, दिनेश सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। उमेश, उमा का पति शिव, शिव का पर्यायवाची शब्द है। और सुरेश जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4। अवनी का सही विलोम शब्द कौन सा है बताइए? अवनी का सही विलोम शब्द धरा, निंदा, अंबर, अवनत। ये प्रश्न आपके 4th ग्रेड में भी पूछा है अवनी का, तो वो है हमारा अंबर। ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर है। आपको बताना कि आपके 22 प्रश्न हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं इस पेपर में से। विधवा शब्द का सही विलोम, 20 प्रश्न का टारगेट था। विधवा शब्द का सही विलोम शब्द अवला, अबला, सदवा, ललना, रमणी। तो ये तो बेसिक है। ऑप्शन नंबर 2 सदवा, विधवा, बेसिक प्रश्न है। फिर पूछा है हेमांग से चला नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य, और जितनी बार वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा तो परिभाषा ही पूछी है, और उसके यहाँ तो प्रकार पूछे। तो हेमांग से चला नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य? भावासे है, कर्तवासे है, क्रमवासे या फिर संदेहार्थक वाक्य? हेमांग, तो जो हमारा वाच्य है वो है भाववाचक। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना के आधार पर वाक्य का भेद है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? डायरेक्ट परिभाषा पूछी है वाक्य की, तो वो होते हैं प्यारे साथियों 3 होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि हमारा राइट आंसर है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कभी कभी संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, हम कपड़े पहन रहे हैं, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? तो ये ऐसा प्रश्न है जो कि हम दिमाग से आंसर दे सकते हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं, अब इसमें क्रिया का काल पूछा है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी अपूर्ण भूतकाल दे रखा है यहाँ पे। तो हम कपड़े पहन रहे हैं, वाक्य में क्रिया का काल, बेसिक प्रश्न, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि हम कपड़े पहन रहे हैं, हमने पहने नहीं है, पहन रहे हैं, तो अपूर्ण है। और वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, प्यारे साथियों क्लास को लाइक जरूर कर देना है, क्लास पसंद लगे तो। दिए गए विकल्प में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, अब पूछा है शुद्ध वाक्य का। काफी देर से हम इतना कर रहे थे शुद्ध वाक्य का, पूछ लिया प्रश्न। सभी ऑप्शन जरूर देखें। और शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द वो कौन सा है? शुद्ध शब्द, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ईर्ष्या, जो कि राइट आंसर है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28, मात्र 2 से 3 प्रश्न रहे, 5 से 6 प्रश्न रहे। दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यहाँ पे उज्जवल, यह प्रश्न ऐसा है उज्जवल जो कि एक के बाद एक एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान रखना है। उज्जवल में हमेशा बीच में जो ज होते हैं दोनों छोटे होते हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल शुद्ध है। ज्योत्सना, ये प्रश्न आपके 4th ग्रेड में पूछा है, ज्योत्सना का बिल्कुल पूछा है आपने दी, तो यह भी हमारा शुद्ध शब्द है। तदुपरांत ये भी हमारा शुद्ध शब्द है, लेकिन उपरोक्त एक हमारा अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। यहाँ उपयुक्त होता है, आपने भी देखा होगा, आपके ऑप्शन में भी सबता है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, अवधि और अवधि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का, तो अवधि हम बोलते हैं समय को, और अवधि आपने हिंदी, आपने रचना प्रबोध का पहला प्रश्न बनता है अवधि का, तो ये अवधि हमारी एक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर है, समय, इस अवधि समय
और अवधि का मतलब भाषा विशेष। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द होगा। वह जिसकी पहले आशा न की गई हो, आशानुकूल, अप्रत्याशित, निराशा और प्रतिकूल। हम समझते हैं कि आंसर कैसे दें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द पूछा है, वह जिसकी पहले आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, प्रलोभन देना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? प्रलोभन देना, चारा फेंकना, चारों ओर डंका बजना, चारों खाने चित होना या फिर चाल चलना। प्रलोभन देना तो चारा फेंकना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32वां, तारे तोड़ लाना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताने वाला विकल्प कौन सा है? तभी तो आपको बोलते हैं कि एक बार पेपर जरूर देखें। तारे तोड़ लाना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताने वाला विकल्प, एक एक ऑप्शन समझते हैं। आकाश में चारों ओर तारों का जगमगाना, ऑप्शन नंबर बी, कमजोरी के कारण ठीक से दिखाई न पड़ना, और ऑप्शन नंबर थर्ड है रात में नींद न आना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ देखा विकट या साहस का काम कर दिखाना। तारे तोड़ लाना तो भाई साहस ही दिखाना होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां, किसी अविवेकी या स्वार्थी से याचना करना अर्थ होता है अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति। ये हमारा प्रश्न मुहावरे का है और यह है लोकोक्ति का। तो 4 प्रश्न आएंगे, 2 मुहावरे के 2 लोकोक्ति के, ध्यान रखना। तो किसी अविवेकी या स्वार्थी से याचना करना, तो इसमें जो हमारी सही लोकोक्ति है तुरंत आंसर है अंधे के आगे रोना अपने दीदी खोना, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, गरीब का सोना भी पीतल, गरीब का सोना भी पीतल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताने वाला विकल्प कौन सा है? गरीब का सोना भी पीतल, तो बताइए। दुर्बल पर सभी अपना रोब व हक जताते हैं, या फिर संसार में निर्धन के गुणों की भी उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, काम निकालने के लिए मूर्ख भी बढ़ाई करनी पड़ती है, और गरीब में और नुकसान होना, गरीब का सोना भी पीतल, तो है ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। संसार में निर्धन के गुणों की भी उपेक्षा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के पेपर के पूरे 34 प्रश्न देखने की पूरी कोशिश की, और इसी तरह हम रोजाना क्लास आपके हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लेकर आते रहते हैं। अगर हमारी आपको जानकारी पसंद लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।